नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश के चलते पछुआ हवाओं की वजह से अब वाराणसी में भी ठंड का असर दिखने लगा है। दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई और पछुआ हवाओं के चलने से अब वाराणसी में भी ठंड का असर दिखने लगा है। रात में गलन और कोहरे की वजह से गलन ज़्यादा हो रही है, लेकिन दिन में तेज धूप होने की वजह से ठंड फीकी पड़ जा रही है। नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरों की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन सिर्फ ज़मीनी हकीकत पर हवा ही रह गई। रैन बसेरों में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह सुविधा नहीं मिल रही है। जहां अलाव नगर निगम को गिराना चाहिए वहां अलाव अभी तक गिरा ही नहीं। यानी मिला जुला कर नगर निगम और जिला प्रशासन के बड़े बड़े दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस संदर्भ में काशीवासियों से बात की गई तो उनका कहना है कि ठंड आते ही अब तक अलाव की व्यवस्था हो जाती थी, लेकिन जहां शहर बसता है रात में आप सड़कों पर या चौराहों पर निकल जाइए तो ठंड की वजह से लोग सिकुड़ रहे हैं। खासतौर पर यहां पर दिन में काम करने वाले मजदूर और भी परेशान हैं। कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। कुछ सामाजिक संगठन हैं जो कि कंबल वितरण कर रहे हैं। ठंड से मजदूर बेचारे बच जाएं। ठंड से बचने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम को धरातल पर उतरकर सारी सुविधा मुहैया करानी चाहिए। जो पुराना ढांचा था टूटा फूटा, उस ढांचे पर रैन बसेरा चल रहा है। रैन बसेरा की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। यहाँ के जनमानस इस लचर व्यवस्था को देख रहा है, लेकिन मजबूर है। जहाँ पर दुकान के सामने चबूतरे पर मजदूर बेचारे ठिठुर कर लेटे हुए हैं और सोए हुए हैं। उनकी मजबूरी है कि वह इस तरह की ठंड बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए रहने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। राघवेंद्र चौबे महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि सिर्फ जिला प्रशासन वीआईपी मूवमेंट में लगा हुआ है, जबकि देव दीपावली के बाद से बनास में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह सुबह छोटे बच्चे ठंड में स्कूल जा रहे हैं। चौराहों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोग रैन बसेरों में जाकर ठंड से बच सके। सबसे बड़ी बात है कि इस बार महाकुंभ लग रहा है। दर्शनार्थियों की संख्या बड़ी है बनारस में, लेकिन प्रशासन की तैयारी यहाँ पर शून्य है। हम बनारस प्रशासन से मांग करते हैं कि सबसे पहले स्कूल के टाइम कम से कम सुबह 9 बजे किया जाए, ताकि छोटे छोटे बच्चों को राहत मिले। चौराहों पर अलाव की व्यवस्था हो, रैन बसेरों की संख्या बढ़ाकर उसमें सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएं। ये बनारस प्रशासन केवल और केवल वीआईपी मूवमेंट में व्यस्त है, जबकि देव दीपावली के बाद से ही बनारस में ठंड ने दस्तक दे दी है। छोटे छोटे बच्चे सुबह 6 साढ़े 6 बजे स्कूल जा रहे हैं ठंड में। चौराहों पे अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही रैन बसेरा अभी तक चालू किए गए हैं, जिसमें गरीब लोग जाकर के अपने ठंड उसमें रह करके ठंड से बचाव करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार महाकुंभ लग रहा है और दर्शनार्थियों की संख्या आम दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है बनारस में, लेकिन प्रशासन की तैयारी अभी शून्य है। हम बनारस प्रशासन से मांग करते हैं कि सबसे पहले स्कूल का समय कम से कम 9 बजे किया जाए, और ताकि छोटे छोटे बच्चों को राहत मिले और चौराहों पे अलाव की व्यवस्था हो। रैन बसेरों की संख्या बढ़ा करके उसमें सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए। सर देखिए, बनारस हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर मोदी जी और योगी जी लगातार यहाँ दौरा बना रहता है, और आज के आप 10 साल पहले जाए तो देखें कि अब तक अलाव की व्यवस्था हो जाती थी। और एक चीज आप जान जाइए कि जो भी शहर बसता है उसकी नींव मजदूर होते हैं। और आज रात में आप कभी आ जाइए 12-1 बजे, हम लोग मिट्टी लेके रात में आए थे, रात को 8-9 बजे मजदूर ठिठुर रहे हैं। कहीं कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई कंबल वितरण नहीं है। कुछ सामाजिक संगठन है जो कंबल वितरण कर रहे हैं कि थोड़ा सा मजदूर राहत महसूस कर रहे हैं। यही समस्या है। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ाते हुए बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सोमवार को इस कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण हुआ। वाराणसी के मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित बीमा सखी के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से महिलाओं के जीवन को सरल और सुगम बनाने के साथ उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। हम लोग निश्चित रूप से मन लगाकर कार्य करेंगे और अपने पैरों पर खड़ा होंगे। भारतीय जीवन बीमा से जुड़कर वह काफ़ी खुश हैं। इस अवसर पर भारतीय जीवन बीमा के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। हम महिलाओं के लिए सबसे अच्छा एक कमाने का जरिया बन गया है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो कोई काम नहीं सोचते थे क्या काम करेंगे, बट इससे हम लोग को ये सुविधा हो गई कि हम लोग घर को संभालते हुए अपने काम को कर रहे हैं और अपना कुछ इनकम कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम हो जा रही है।
प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये योजना है कितना कारगर आप लोगों के लिए साबित हो रही है? हम लोगों के हर लोग के लिए कारगर साबित हो रही है। हर महिला अपने घर को देखते हुए भी समय निकाल के काम कर लेती है। काम कर रहे हैं। बीमा सखी योजना है, प्रधानमंत्री हम औरतों मतलब महिलाओं के लिए लाए हैं। जैसे कि महिलाएं घर में रहती थी, लोग कहते थे कि बीमा का करियर महिलाओं के लिए नहीं है, मतलब जाना महिला बीमा सखी जो योजना आई है उससे पता चला कि हाँ महिलाएं भी LIC में अपना करियर बना सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। घर परिवार मैनेज करते हुए समय निकाल के भी बीमा का काम करके इनकम कर सकती हैं। इनकम कर किसी पर डिपेंड नहीं रह सकती हैं, है ना अपना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग किस तरह से इस योजना को पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के माध्यम से ही हो सकता है कि LIC का काम है तो सर्वे तो करना पड़ेगा ना, लोगों से मिलना पड़ेगा, उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ LIC मतलब बीमा मतलब उनके सेफ्टी के लिए है। तो ये लोगों का एक होता है कि हम लोग सहयोग भी करते हैं, उनको बचत की भावना जागरूक करते हैं, तो अच्छा काम है। तो महिलाएं सोचती मतलब होता था कि महिलाएं नहीं कर पाएंगी इस काम को, लेकिन ये जरूरी है कि महिलाएं बीमा का काम नहीं कर सकती। तो बीमा सखी निकला है तो लोगों के दिमाग में घुस जाएगा कि महिलाएं भी इस काम को कर सकती हैं। मतलब प्रधानमंत्री ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म LIC के माध्यम से लाया है, जो महिलाएं घर में घर का गृहस्थ जीवन देखते हुए भी महिलाएं कुछ पार्ट टाइम अपना इनकम भी कर सकती हैं और आर्थिक स्थिति अपनी भी मजबूत करेंगी, अपने परिवार के लिए भी कुछ सहयोग करेंगे। ये बहुत अच्छा माध्यम है। जो इस चीज़ को मोदी जी ने सोचा उनको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मंगलवार को गायघाट मोहल्ले में एक पुजारी द्वारा पूजा के दौरान चाकू से खुद का गला रेतने की दर्दनाक घटना सामने आई। वाराणसी के गायघाट मोहल्ले में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। स्थानीय पुजारी अमित शर्मा ने पूजा करते समय मां काली के जयकारे लगाते हुए अचानक चाकू से अपना गला रेत लिया। यह घटना उनके घर के मंदिर में हुई। गंभीर रूप से घायल पुजारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। गायघाट निवासी 42 वर्षीय पुजारी अमित शर्मा अपने परिवार के साथ मकान मालिक सूरज प्रसाद मेहरा के घर की दूसरी मंजिल पर रहते थे। मंगलवार को वे मंदिर से लौटने के बाद घर के मंदिर में पूजा कर रहे थे। इस दौरान वे जोर जोर से जय मां काली, मां दर्शन दो के नारे लगाने लगे। उनकी पत्नी जूली, जो किचन में खाना बना रही थी, आवाज़ सुनकर देखने आईं। उन्होंने देखा कि अमित पूजा कर रहे हैं और वापस किचन में चली गई, लेकिन कुछ देर बाद जयकारों की आवाज़ चीखों में बदल गई। जब जूली दौड़कर आई तो उन्होंने देखा कि पुजारी खून से लथपथ फर्श पर पड़े हैं और पास में खून से सना चाकू रखा है। पत्नी की चीख सुनकर मकान मालिक और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। वे पुजारी को मंडली अस्पताल कबीरचौरा ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिजन रोने लगे। कुछ देर बाद वे स्ट्रेचर से शव उठाकर ऑटो में रखकर कहीं चले गए। पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो परिजन वहां से जा चुके थे। बाद में पुलिस उनके किराए के घर पहुंची, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। पुजारी की पत्नी का फोन बंद है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मकान मालिक सूरज प्रसाद ने बताया कि अमित शर्मा मंदिरों में पूजा पाठ करते और पर्यटकों को वाराणसी की गलियों और गंगा आरती को दिखाते थे। वह कई मंदिरों से जुड़े थे और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। हालांकि मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना है कि पुजारी तंत्र मंत्र में भी रुचि रखते थे। घटना को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ का मानना है कि परिवार शव को किसी तांत्रिक या गुरु के पास लेकर गया होगा। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि गायघाट में एक व्यक्ति द्वारा खुद का गला रेतने की सूचना मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसीपी कोतवाली के नेतृत्व में टीम ने परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन अब तक परिजन लापता हैं। अमित शर्मा किराएदार हैं, 7 साल से हैं। वो तीसरे खंड में रहते हैं। हम लोग जो हल्ला हुआ तो हम लोग सोचे कि बंदर आया है और बंदर से जो है काट रहा है, तो पता चला कि वो जो है अपना कोई नस उस काट लिए हैं। तो तुरंत सब लोग को बुलवाया गया और सब लोग उठा के अस्पताल ले गए। अब कौन से अस्पताल में है ये हमको जानकारी नहीं। बात की जाए कि क्या इन लोग के बीच में नहीं लोग रहते हैं? ये लोग मियाँ बीवी और एक बच्चा है। अच्छा, तो क्या इन लोग के बीच में कोई विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं है और हमें इसकी जानकारी है। अच्छा, तो क्या कारण था कि ये जो अपने आप को गला से काटे या फिर जो भी? ऐसा है कि ये तो उनकी पत्नी बता सकती है। आप क्या कितने साल से वो रह रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से रह रहे हैं। कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। नकली शादी रचाकर दूल्हों को फंसाने वाली लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह को पुलिस ने दबोचा।
वाराणसी में नकली शादी रचाकर दुल्हों को फंसाने वाली लुटेरी दुल्हन मंगलवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पुलिस ने नकली दुल्हन के साथ लुटेरों के पूरे गिरोह को भी दबोच लिया। ये शादी के दौरान लड़की के माता पिता और परिजन बनकर दूल्हे के सामने आते थे। इन लोगों ने पिछले दिनों ही राजस्थान से आए एक अधेड़ को ठगी का शिकार बनाया। नकली मंडप और फर्जी फेरे हुए, फिर मंदिर में शादी संपन्न होकर दावत भी उड़ाई। उसके बाद अगली रात दुल्हन ने बहाना बनाया और फरार हो गई। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की तो जांच के बाद पूरा गिरोह पकड़ा गया। डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने लंका पुलिस की कार्रवाई का खुलासा किया। इसके बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि यह पहला मामला नहीं, इस गिरोह ने अब तक कई युवकों को शिकार बनाया है। पूछताछ के बाद पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। लंका पुलिस द्वारा आज बनारस में एक बड़ा फ्रॉड का जो मामला है उसका खुलासा किया गया है। इसमें जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ये अपने आपस में रिश्तेदार बता करके शादी का झांसा दे करके लोगों से पैसा ऐंठ लिया करते थे और इसी में अपना फर्जी आधार कार्ड और पता बता करके ये घटना करते थे। इसमें जो विगत सूचना प्राप्त हुई थी कुछ दिन पहले, ये था कि राजस्थान से एक व्यक्ति को झांसा दिया गया कि जिसकी पहली पत्नी नहीं थी, डेथ हो गई थी, उसको बोला गया कि तुम्हारी शादी अपनी साली से करा देंगे और उनको फिर बनारस लाया गया और यहाँ पे 1,17,000 रुपये इनसे लिए गए। और उसके बाद शादी करने के बाद जो दुल्हन थी उसने बहाना बनाया कि पेट में दर्द हो रहा है और उसके बाद गायब हो गई वो स्टेशन से। उसी के बाद इनको शक हुआ कि इनके साथ धोखा हुआ है और इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल टीम गठित करके दबिश देके गिरफ्तारियां करी हैं और उससे ये खुलासा हुआ है और ऐसी ये एक घटना और कर चुके हैं जो ये गिरोह बता रहा है। सर कुल कितना पैसा लिया था? 1,17,000 रुपये। कितनी रिकवरी हुई है इनके? और इन्होंने 90,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए थे और जो मुख्य आरोपी थे इसमें, जिनके कहने पे ये लोग राजस्थान से आए थे, वो भी जयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने खाते से दूसरों के खातों में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था और अभी रिकवरी की जा रही है ऑनलाइन माध्यम से। बेलवा बाबा लम्हे स्थित निष्ठा लॉन से एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा दुल्हन को चढ़ाए जाने वाले लाखों रुपए के आभूषणों को उड़ा देने का मामला प्रकाश में आया। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के बेलवा बाबा लम्हे स्थित निष्ठा लॉन से एक संदिग्ध व्यक्ति ने दुल्हन को चढ़ाए जाने वाले लाखों रुपए का आभूषण परिजनों की आंखों में धूल झोंक कर उड़ा दिया। परिजनों को आभूषण चढ़ाते समय जब बैग की जरूरत पड़ी तो बैग मौके पर नहीं था। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना देने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा। मजे की बात यह कि संदिग्ध व्यक्ति शाम से ही आकर लॉन में मजे से नाश्ता खाना खाकर घराती बराती के बीच में ही रहा और शादी की रस्म के दौरान भी उन्होंने लोगों में शामिल रहा और मौका पाते ही 15-17 लाख रुपए के आभूषण व ट्रॉली बैग लेकर फरार हो गया। लॉन संचालक अतुल सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर को लड़की पक्ष के बैंक मैनेजर संजय कुमार निवासी ओमनगर कॉलोनी ने अपनी लड़की वंदना की शादी के लिए लॉन बुक किया था। बारात नेवादा बिहार के प्रमोद सिंह के लड़के अनिश मेस की आई थी। सभी रस्म धूमधाम से हुई, लेकिन देर रात हुई घटना से सभी लोग हतप्रभ रह गए। लॉन संचालक का कहना है कि 2 से 2:30 बजे रात के आसपास चोर ने आसानी से बैग उठाया और लेकर चल पड़ा। सूचना पर एसीपी कैंट, एडीसीपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। लड़के के पिता संजय कुमार ने लालपुर थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डिटेल के माध्यम से संदिग्ध की खोज में जुट गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नर ने सभी जोन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वाराणसी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हुई अलर्ट। पुलिस कमिश्नर ने सभी जोन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अगर कहीं पर भी जाम लगा या ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चली तो क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देश पर आज मंगलवार को एसीपी चेतगंज ने सिगरा स्थित चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया एवं अतिक्रमण करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। एसीपी चेतगंज गौरव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के दिशा निर्देश पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए हम लोग वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग हेलमेट नहीं पहने हैं और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी कागज नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। शहर में जो भी ऑटो बिना परमिट के चल रहे हैं या अन्य कहीं परमिट के हों शहर में चल रहे हैं तो उनके खिलाफ विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई पूरे दिन भर चलती रहेगी और लगातार चलती रहेगी। यह केवल आज के लिए नहीं है, यह निरंतर कार्रवाई चलती रहेगी ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। आदरणीय सीपी सर के निर्देशन में आज यातायात व्यवस्था को लेके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जागरूकता भी फैला रहे हैं। शहर में जो भी ऑटो या अन्य वाहन जो बिना परमिट के शहर क्षेत्र में चल रहे हैं या अन्य कहीं की परमिट है और शहर में चल रहे हैं उनके खिलाफ विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। बाकी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या गाड़ी के पेपर्स नहीं है, बिना पेपर्स के चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कितने जगह सीज कर चुके हैं, कितनी बसेस?
अभी आज मुझे 3 बसें ऐसी मिल गई जो प्राइवेट बसें थी, अवैध रूप से यहाँ पे खड़े करके सवारियाँ भर रहे थे, उतार रहे थे, उनको सीज किया गया है। करीब 10 से अधिक ऑटो अब तक सीज किए जा चुके हैं और ये कार्रवाई पूरे दिन चलती रहेगी और लगातार चलती रहेगी। ये केवल आज के लिए नहीं है, ये निरंतर चलने वाली कार्रवाई है। मंगलवार को नगर निगम कार्यालय सिगरा में संभव जनसुनवाई का आयोजन हुआ। वाराणसी में नगर निगम कार्यालय पर मंगलवार को संभव जनसुनवाई की गई। इसके तहत सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया। इस दौरान जलकल एवं नगर निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सीवर, जलकल, पीला कार्ड, पेयजल एवं सड़क को लेकर दर्जनों की संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने का आदेश दिया। इस दौरान नगर निगम कार्यालय पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखी गई। इसमें से कई वे लोग भी थे जिनकी कोई सुनवाई न होने पर दूसरी तीसरी बार यहाँ पहुँचे थे। देखिए, आज जनसंभव सुनवाई हमेशा की तरह मंगलवार को आज आयोजित की गई नगर निगम का हेडक्वार्टर पे, और यहाँ पे सभी अधिकारी भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। और जो है विभिन्न प्रकार की शिकायतें सीवर की हो गई, सड़क की हो गई, कुछ जो है नई मांगें भी थी कि नई सड़क और सीवर बनाने की, तो उन सब पे कुछ राजस्व के प्रकरण भी आए जिसमें अतिक्रमण की बातें थी। तो समस्त प्रकरणों में सभी जो संबंधित अधिकारी थे उनको निर्देशित कर दिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई करी जा रही है। देखिए, अभी कंपाइल किया जा रहा है टोटल संख्या, अभी चूँकि 10 मिनट पहले ही समय खत्म हुआ है, तो कंपाइल करने के बाद ही बताने की स्थिति में रहेंगे कितनी कुल समस्याएं हैं। सर्वोदय इंटर कॉलेज की छात्राओं ने कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद किया। कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, दहेज और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मिर्जापुर अरोरा क्षेत्र के अदवार गांव के स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज की छात्राओं ने आवाज़ बुलंद किया है। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में शामिल छात्राओं ने घरेलू महिला हिंसा बंद करो, भ्रूण हत्या पर रोक लगाओ, बाल विवाह बंद करो, भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए, यौन हिंसा पर रोक लगाओ आदि नारे लगाए। हस्ताक्षर करके इसे जड़ से मिटाने का संकल्प लिया गया है। घरेलू महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस तक के तहत आयोजन सहयोग लखनऊ और उम्मीद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। उम्मीद फाउंडेशन के प्रमुख महेंद्र राठौर ने कहा कि आज भी समाज में लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि संवैधानिक व्यवस्था ने सबको समान अधिकार दिए हैं। सामाजिक व्यवस्था के कारण महिलाओं और लड़कियों को बराबरी का अधिकार नहीं प्राप्त हो पा रहा है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने कहा कि भारत में हिंसा कई रूप में होती है। 70% महिलाएं अपने जीवन में किसी न किसी रूप से हिंसा का सामना करती हैं। कोरोना महामारी के बाद लैंगिक हिंसा का दर बढ़कर पहले से अधिक हो गया है। सभी लोग एकजुट होकर हिंसा मुक्त जीवन के लिए संघर्ष करें। कॉलेज के प्रवक्ता आनंद किशोर सिंह ने ग्रामीणों से लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य शैलेंद्र पाठक और संचालन नंदिनी धन्यवाद ज्ञापन सीमा देवी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेंद्र राठौर, राजकुमार गुप्ता, नंदिनी, सीमा, शैलेंद्र पाठक, आनंद किशोर सिंह और कॉलेज के समस्त स्टाफ शामिल थे। महिला हिंसा पखवाड़ा चला रहे हैं 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में, और आज 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में और सहयोग लखनऊ उम्मीद फाउंडेशन मिर्जापुर के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग अभियान चला रहे हैं। उस अभियान के तहत आज स्कूल सर्वोदय इंटर कॉलेज में लड़कियों के बीच में महिला हिंसा और संवैधानिक मूल्यों के लेकर हम लोग आज बातचीत की। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के तीसरे वर्ष भी 13 दिसंबर को शिव बारात समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा लोक महोत्सव के रूप में निकाली जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को हुआ था। तब से उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से शिव बारात समिति द्वारा हर वर्ष इस दिन एक भव्य शोभा यात्रा लोक महोत्सव के रूप में निकाली जा रही है, जो इस वर्ष तीसरे वर्षगांठ पर भी निकाली जाएगी, जिसमें काशी नगरी के धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों का समावेश होता है। इस संदर्भ में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में शिव बारात समिति के लोगों ने बताया कि शिव बारात समिति का हर आयोजन एक विशेष थीम पर होता है, जो उस समय का सबसे चर्चित मुद्दा होता है। लोकार्पण के तीसरे वर्षगांठ पर इस बार इसका विशेष महत्व है कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है और महाकुंभ का बाबा भोलेनाथ से सीधा नाता है। इस बार शोभा यात्रा में महाकुंभ की वही आस्था, संस्कृति और धर्म का संगम दिखेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम को धरातल पर उतारने एवं उसके निर्माण में शिल्पी की भूमिका में रहे तत्कालीन धर्मार्थ मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शोभा यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। जो प्रेस वार्ता है, ये 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ था। उसके उपलक्ष्य में तीसरा वर्ष है, तो हम चाहते हैं कि ये जो लोकार्पण दिवस है आजीवन लोग याद रखें। 30 तारीख को माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने इसका निर्माण कराया था, और ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। जिस द्वादश शिवलिंग में जो है काशी विश्वनाथ हैं,
उनकी गरिमा के अनुरूप जो है बना है ये। ये जो शोभा यात्रा है ये कहाँ से उठेगी, कहाँ पे आगे? शोभा यात्रा जो है मैदानी से दिन में 12 बजे उठेगी और बुलानाला चौक भदौलिया होते हुए लीडरशिप पुल पर समाप्त होगी। इसमें 12 झांकियां हैं जो देश की कोने कोने से आ रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि 80 संस्थाएं इस बार शिव बारात में शामिल हो रही हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार सौम्या गुप्ता एवं अदिति बसाक ने मनमोहक कथक नृत्य की प्रस्तुति की। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार सौम्या गुप्ता एवं अदिति बसाक ने कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश वंदना, पारंपरिक कथक 3 ताल एवं समापन देवी स्तुति से किया। कलाकारों ने पद, लय, ताल एवं नुपुर की झंकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।